हेलो बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने उसकी सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया है डिटेल में। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, लॉज सारे पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से लॉज होते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली है। प्रेशर को एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करना है वो सब कुछ हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया है, जो बेसिक बेसिक पैरामीटर होता है। बच्चों आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई नई फिजिक्स नहीं है, ये कोई नई तरीके का चैप्टर नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें इन्होंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है, लेकिन नहीं, ये एक अपकमिंग इसी के साथ जोड़ते हुए उसी के साथ जोड़ते हुए कुछ लॉज हमें सीखने हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें यहाँ जानने हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ जाननी है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, ये फिजिक्स की साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है बच्चों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडीज, कि बॉडीज में कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एंड द कन्वर्जन ऑफ दैट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब वो बेसिक पैरामीटर, बेसिक पॉइंट्स ही आपको, बेसिक डेफिनेशंस ही आपको क्लियर नहीं होंगी तो आगे कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते हुए इस लेक्चर को आप सुनिएगा। क्लियर एकदम? तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या देखना है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देखना है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल, हाउ दैट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क, वो हमें देखना है। ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है बच्चों। देखो दो वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हम डिटेल में बात कर चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बच्चों। क्लियर है? वेलोसिटी, चेंज इन द मोमेंटम, ये सब बात हम वहां कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर हमें बात करनी है उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर है बच्चों? तो thermodynamics is a branch of physics which deal with the exchange of energy between the bodies and how that energy will convert into mechanical work. Okay, fine. नाउ इसमें बच्चों हमें कुछ बेसिक बेसिक सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। वो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ, बहुत अच्छे से हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग का। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सिस्टम और सराउंडिंग, कि भाई ये सिस्टम क्या होता है और ये सराउंडिंग क्या है, इसको आप समझिए बच्चों। सिस्टम क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस इज नोन एज सिस्टम। इसको समझना, एनीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस इज नोन एज सिस्टम एंड आउटसाइड इट इज व्हाट? सराउंडिंग। उसके बाहर की सारी दुनिया क्या कहलाती है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जिसके साथ वो सेपरेट है, जिसके थ्रू वो सेपरेट है, उसको बोलते हैं बच्चों वॉल्स। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्स। ध्यान से समझना। मान लीजिए ये एक सिस्टम हो गया बच्चों, एनीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस इज नोन एज सिस्टम। और ये क्या हो गया बच्चों? आउटसाइड दुनिया क्या हो गई? सराउंडिंग। और ये क्या हो गया बच्चों? सिस्टम। और ये जो मैंने सेपरेटर बनाया है बच्चों, इसको बोलते हैं वॉल्स। वॉल्स जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सिस्टम एकदम क्लियर है? तो सिस्टम क्या होगा? एनीथिंग विच इज सेपरेटेड बाय some closed surface is known as system and outside the world is what? Surrounding. और system और surrounding में there can be exchange of energy and matter. exchange हो सकता है energy और matter का system और surrounding में। क्लियर है बच्चों? और सुनिए ध्यान से। अब एक वर्ड होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सुनिए, देखिए सिस्टम तो क्लियर हो गया, एनीथिंग विच इज सेपरेटेड बाय सम क्लोज सरफेस इज नोन एज सिस्टम। अब अगर ये सिस्टम बच्चों बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर, अगर ये सिस्टम मिलकर के बना हो किससे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ एनी मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, व्हाटएवर इट इज। क्लियर एकदम?
जो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंफाइंड करे, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दोनों तीनों वर्ड एकदम क्लियर है? सिस्टम, सराउंडिंग एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? जब इस सिस्टम में क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? जनरली दे आर गैसेस, जनरली दे आर गैसेस। क्लियर है? उसको हम पर्टिकुलरली क्या नाम देंगे बच्चों? उसको हम पर्टिकुलरली क्या नाम देंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? और ये जो मैंने अभी अभी वर्ड यूज करे ना बच्चों, एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और भी चीजें होती हैं, इंटरनल एनर्जी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स इफ इट इज गैस, इनको बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं? देखिए सारी चीजें क्लियर होंगी एक के बाद एक। इनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सिस्टम भी क्लियर है, सराउंडिंग भी क्लियर है, वॉल्स भी क्लियर है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी क्लियर है। उसके बाद ये पीवीटी, जनरली दे आर पीवीटी, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो। इनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू वी विल डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मान लो किसी सिस्टम की स्टडी आपको करनी है, किसी सिस्टम, अब जब मैं यूज कर रहा हूं ये वर्ड, किसी सिस्टम की स्टडी आपको करनी है, दैट मींस अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें जनरली क्या होगा? गैस। क्लियर एकदम? तो आपको कौन कौन से पैरामीटर पता होने चाहिए? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एंड जनरली दे आर पीवीटी। जनरली हमारा कंसर्न किस पे होता है? पीवीटी। जनरली हमारा कंसर्न किस पे होता है बच्चों? पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हीं को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू वी विल डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अच्छा भाई, अब बच्चों जो वॉल्स है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। सारा खेल इन्हीं वॉल्स का होता है बच्चों। ये वॉल्स ना बच्चों दो तरीके की होती है। ये वॉल्स जो है वो दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक तो एडियाबैटिक वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल, और एक कंडक्टिंग वॉल या फिर डायाथर्मिक वॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दो तरीके की वॉल्स होती हैं बच्चों, और इन्हीं वॉल्स के बेसिस पे बच्चों तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। जो सिस्टम होता है ना बच्चों, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। ये जो सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं बच्चों? 3 टाइप्स। कैसे? मान लो बच्चों एक मैंने सिस्टम बनाया, क्लियर है? एक सिस्टम मैंने लिया जिसकी जो वॉल्स हैं वो बच्चों है एडियाबैटिक, क्लोज सिस्टम है, पहली बात ऐसे, और इसकी वॉल्स क्या है बच्चों? एडियाबैटिक। इसकी वॉल्स कैसे बना दी मैंने? एडियाबैटिक। मतलब कि अब ये एक्सचेंज नहीं करेगा किसका? एनर्जी का। ये एक्सचेंज नहीं करेगा किसका? एनर्जी का। कौन नहीं करेगा? सिस्टम। किसके साथ? सराउंडिंग। ये सब आपको पता होना चाहिए। एडियाबैटिक वॉल्स ने ये कंफर्म कर दिया कि दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और क्योंकि ये क्लोज्ड है तो उसने ये इंश्योर कर दिया कि मैटर का भी कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही सिस्टम को बच्चों बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे ही सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, समझ में आ गया भाई। अब अगर मान लो बच्चों मैं एक क्लोज सिस्टम ही लूं, लेकिन वॉल्स में कैसी बना दूं बच्चों? कंडक्टिंग। वॉल्स में कैसी बना दूं बच्चों? कंडक्टिंग। कैसी वॉल्स बना दूं मैं इस बार? कंडक्टिंग। तो क्या होगा बच्चों? देखो कंडक्टिंग, पहली बात तो क्लोज है ना, तो मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होगा, और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा? हो जाएगा। इसमें ना ही मास का एक्सचेंज हो रहा था और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था। इसको क्या नाम दिया गया? आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है
और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया बच्चों क्लोज्ड सिस्टम। क्या नाम दिया गया इसको? क्लोज सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम बना दो बच्चों ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम बना दो? ओपन सिस्टम। अब इसमें तो वॉल्स कैसी भी हो, इसमें इजीली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होगी बच्चों, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होगी और एक्सचेंज ऑफ मास भी होगा। तो ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन सिस्टम। तो 3 तरीके के सिस्टम बनाए हमने और आपने देखा है तीनों तरीके के सिस्टम किस पर बेस्ड हैं, आप कैसे डिजाइन कर रहे हो और वॉल्स कैसी हैं। अगर मास और एनर्जी किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब वॉल्स कैसी है? एडियाबैटिक वॉल्स है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, इंसुलेटिंग वॉल्स है। तो आइसोलेटेड सिस्टम। अगर डायाथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल है तो मेटल का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि क्लोज कर रखा है, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इसलिए इसका नाम दिया क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम, इसमें वॉल्स आप कैसे भी कर लो भैया, मास का भी एक्सचेंज होगा ही होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा ही होगा सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों ओपन सिस्टम। क्या ये सारे पैरामीटर्स आपके क्लियर हैं बच्चों? शुरुआत कहां से हुई थी? सिस्टम, सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वॉल्स, टाइप ऑफ वॉल्स, टाइप ऑफ सिस्टम। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, these are the parameters, these are the variables which will define the state of any system। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करिए, हम और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, और हम बेसिक से पॉइंट्स हम यहां डिस्कस करते हैं। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं, सिस्टम के बारे में एकदम क्लियरिटी हो गई है आपकी, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लियर है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, इन्हीं को आगे कंटिन्यू कराते हैं बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जनरली पीवीटी और अदरवाइज पीवीटी, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी यू एंड नंबर ऑफ मोल्स, दे आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। यही वो वेरिएबल्स हैं बच्चों, यही वो पैरामीटर हैं जिनसे वी विल डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या? किसी भी एक सिस्टम की स्टेट। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, समझ में आ गया भाई। अब एक वर्ड होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको समझो बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही पढ़ने हैं अलग अलग तरीके के। पहले ये समझो ये है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बच्चों, जब भी किसी एक सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, मतलब कि लेट्स से इनिशियल स्टेट इज लेट्स से P1 V1 T1, स्टेट को तो ऐसे डिफाइन करूंगा किसी एक सिस्टम की, एंड फाइनल स्टेट इज P2 V2 T2। मतलब जब हम किसी सिस्टम की स्टेट चेंज करते हैं, इसका मतलब होता है उस सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो जब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज होते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस via which thermodynamic variables are undergoing change is known as thermodynamic process। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब तमाम तरीके के, इनफाइनाइट तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बच्चों हो सकते हैं, इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। जैसे कि मैं उनका नाम यहां पर दे देता हूं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉट अंडरगोइंग चेंज। क्लियर है? ऑल्दो सभी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं नाम ले रहा हूं, सबको बहुत डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ, तमाम तरीके के न्यूमेरिकल्स के साथ, लेकिन फिलहाल मैं नाम ले रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज ना हो। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये क्या है? एक जनरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। साइक्लिक प्रोसेस, बात समझ में आ रही है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ये तमाम तरीके के प्रोसेस हैं जिनके हमें पढ़ना है। बस हमें ये समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? एक
तरीका है जिसके थ्रू जब एक सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होती है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे होते हैं, तो जो रास्ता हम अपनाते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्लियर है? और हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बच्चों एक इक्वेशन होती है। क्या होती है? हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की एक इक्वेशन ऑफ दैट प्रोसेस या इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ये क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन PVT। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब दीज थ्री थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस। जब भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, जब भी हम डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे, तो हर प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट को जानेंगे। क्या मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ये वर्ड्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जब से ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद तो हम चीजें धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी क्लियर है, क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी क्लियर है। अब क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर है एकदम बच्चों? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब उसके बाद बच्चों एक कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। एक कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का, मतलब व्हेन वी विल गोइंग टू से दैट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना बच्चों, अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम when its macroscopic variables, thermodynamic variables like pressure, volume and temperature, generally temperature, is not going to change with time, then the system is known as thermodynamic, then the system is known as thermodynamic equilibrium। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है थर्मल इक्विलिब्रियम का? और बच्चों ध्यान रखना, हम किसी भी सिस्टम की स्टेट, किसी भी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है तो हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कॉमन सेंस की बात है ना यार। मान लो मैंने अभी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को नोट डाउन कर लिया, उनकी स्टडी कर ली, और थोड़ी देर बाद जाके देखा, एक सेकंड बाद जाके देखा वो चेंज हो गए, तो मेरी स्टडी तो बेकार हुई ना बच्चों। दैट मीन्स वी विल ओनली एंड ओनली स्टडी द स्टेट ऑफ द सिस्टम only and only when the system is in thermal equilibrium. That means the concept of thermal equilibrium is very important। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब एक कंसेप्ट है बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। किसका? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसको जरा हमें समझना होगा। समझिए, मान लो मैं एक कंटेनर ले लेता हूं बच्चों। क्या ले लेता हूं? एक कंटेनर। और उस कंटेनर में बच्चों मैं पहले उस कंटेनर को आइसोलेट कर देता हूं सराउंडिंग के साथ। मतलब कि अब इसमें जो भी सिस्टम होगा या सिस्टम्स होंगे, मान लो 3-4 गैस मैं अरेंज कर दूं, तो वो सराउंडिंग के साथ उनका कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ही मास का ना ही एनर्जी का। मतलब कि एडियाबैटिक वॉल्स मैंने यहां लगा दी है। क्लियर है एकदम? ओके, चलिए, एडियाबैटिक वॉल्स मैंने यहां लगा दी हैं। ओके फाइन। चलिए, अब मैंने क्या काम किया बच्चों, मैंने इसमें 3 अलग अलग गैसेस ली, ए, बी और सी। लेट्स से हियर ए, हियर बी, हियर सी। ठीक, अब मान लो मैं उनको कैसे सेपरेट करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। इनको मैंने सेपरेट कर दिया, ए और बी को मैंने सेपरेट कर दिया एडियाबैटिक वॉल्स से, और ए और सी या बी और सी को मैंने सेपरेट कर दिया कंडक्टिंग वॉल से। समझ रहे हो? ये ब्लैकिश से क्या है बच्चों? एडियाबैटिक वॉल्स। मतलब ए और बी में भी अब कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता किसी भी चीज का। और ये ब्लू से मैंने क्या बना दिया बच्चों? ब्लू से मैंने क्या बना दिया? कंडक्टिंग वॉल। दैट मीन्स यस, ए और सी और बी और सी के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, 3 अलग अलग सिस्टम थे बच्चों। अब देखो थोड़ी देर बाद होगा क्या, ए और सी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है। ए और सी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए बच्चों। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। क्लियर है? ऐसा ही काम यहां पे भी होगा बच्चों। बी और सी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो तब तक होगा बच्चों जब तक टेम्परेचर ऑफ बी विल नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, जब तक कि टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर ना हो जाए। देखिए मैथमेटिकली मैं यहां से बोल सकता हूं टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, और यही बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने इन वॉल्स को एक्सचेंज कर दिया।
उन्होंने यहां पर लगा दी कंडक्टिंग वॉल और यहां पर लगा दी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब ए और सी में तो नहीं हो सकता, ठीक है, बी और सी में नहीं हो सकता, ठीक है, ए और बी में तो हो सकता है ना, जब मैंने यहां ब्लूइश कर दिया, कंडक्टिंग लगा दिया, लेकिन देखा और ए और बी में भी अब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है एनर्जी का, दैट मींस टेंपरेचर ऑफ ए विल इक्वल टू टेंपरेचर ऑफ सी, और मैथमेटिकली भी यही दिख रहा है, और दैट्स द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यार। इसी को क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है वो, क्या है वो, सुन लो स्टेटमेंट सुन लो। इफ two systems are in thermal equilibrium with another system individually, क्लियर है, अगर दो अलग अलग सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, एंड दैट्स द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आ चुका है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला, क्या आपको सिखाया गया कि इफ द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम अनदर थर्ड सिस्टम, देन these two systems are also in thermal equilibrium with each other and we can see it mathematically also। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों, अभी हमने क्या सीखा, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा, when the system is said to be in thermal equilibrium। उसके बाद हमने सीखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बच्चों, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, और हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कथा को, अपने कंसेप्ट्स को और ब्रशअप करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी तक हमने अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर ली हैं, बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं अपने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें पढ़ना है बच्चों हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में समझना है। पहले हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। देखिए हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क ये सब हम इंडिविजुअली बच्चों पढ़ चुके हैं। हीट के बारे में बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। इट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर एकदम। वर्क तो आपको पता ही है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, और इंटरनल एनर्जी का इवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी तो हम निकाल चुके हैं बच्चों। U इज इक्वल्स टू NF/RT/2। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इंटरनल एनर्जी का आ चुका है। तो इंटरनल एनर्जी की एक बार और इंटरनल एनर्जी को बात कर लें, एक बार और इंटरनल एनर्जी को बात कर लें। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली तो क्या हुआ, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में भी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। लेकिन जिन गैसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, आइडियल गैसेस में हमने ये माना है कि पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज प्योरली द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज प्योरली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये हमने फील किया और मैथमेटिकली प्रूव किया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ये रिलेशन हमने निकाला, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर एंड 2 इज 2। क्लियर एकदम। अब बच्चों कंसेप्ट ये उठा कि क्या हीट से वर्क और क्या वर्क से हीट निकाला हो सकता है, और क्या हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी में कोई संबंध है, ये तीनों अलग अलग चीज है। देखो बच्चों, वर्क से हीट, यस, सिंपल सा एग्जांपल है। आप अपने हाथों को रब कीजिए, यू आर डूइंग सम वर्क और आपके हाथ हीट अप हो गए। यस, वर्क से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या वाइस वर्सा ट्रू? हाँ, स्टीम इंजन इज द बेस्ट एग्जांपल। वहां आप हीट से ट्रेन के पहिए को घुमाते हो, मैकेनिकल वर्क आपको मिलता है। दैट मीन्स हीट से वर्क भी मिलता है। यस, दैट इज फाइन। क्या आप हीट या वर्क से किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो? देखिए, इंटरनल एनर्जी चेंज करने का मतलब है यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यस, वी कैन डू। ये काम हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये काम? जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो बच्चों, मेरे पास एक बीकर है, ठीक, एक कंटेनर है।
उसके ऊपर बच्चों लेट से एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन आप समझते हो, लेट से पिस्टन लेड टाइप्स एक मूवेबल पिस्टन है और इसमें बच्चों कोई भी गैस हो सकती है। ठीक, मूवेबल पिस्टन है, फिलहाल ये मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किसने बैलेंस कर रखा है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, ओके फाइन। इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, इसकी कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, अब मान लो बच्चों मैं किसी तरह से एक्सटर्नली इसको हीट सप्लाई करता हूं, बीकर से या फिर हीटर लगा करके किसी तरह से मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो सोचो क्या होगा। मैंने इसको कुछ हीट सप्लाई करी, अब क्या होगा बच्चों? देखो, जैसे ही मैंने इसको हीट सप्लाई करी, इसको एनर्जी दी, मतलब कि इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? एक मापदंड है एनर्जी को नापने का, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तेज तेज दौड़ेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो है तेज तेज दौड़ेंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स तेज तेज दौड़ेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जब ये मॉलिक्यूल्स तेज तेज दौड़ेंगे, जब एनर्जी बढ़ेगा, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा प्रेशर को एनर्जी से भी रिलेट किया है, प्रेशर को वेलोसिटी से भी रिलेट किया है, मतलब कि इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। किसका प्रेशर बढ़ेगा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो तेजी तेजी से कोलाइड करेंगे और जो प्रेशर वो वॉल्स और पिस्टन पर लगा रहे थे, अब वो बढ़ेगा। अब क्या होगा? इनिशियली वो बैलेंस था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब क्या होगा बच्चों? ये पिस्टन ऊपर सरकने लगेगा, ये पिस्टन जो है ऊपर सरकने लगेगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स कुछ वर्क करेंगे। कब किया? जब आपने एनर्जी प्रोवाइड करी। तो इस एनर्जी से बच्चों क्या हुआ समझो। इस एनर्जी को प्रोवाइड करने से हुआ क्या है, इस चीज को समझो बच्चों। जब आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, साथ साथ सिस्टम ने कुछ वर्क किया, गैस ने कुछ वर्क किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, मतलब स्टेट चेंज हुई। दैट मीन्स heat is what? Heat is just a mode to change the state of the system. हीट एक रास्ता है, हीट एक जरिया है, हीट एक तरीका है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? एकदम क्लियर है। तो हीट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, यू कैन नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम वाया हीट। Internal energy is a state variable because it is depending on the temperature. Internal energy is a state variable. Heat is not a state variable. ये एक जरिया है to change the state of the system. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सिमिलरली मान लीजिए हम इसको हीट नहीं दे रहे हैं, इसको हटा दीजिए, क्लियर है? ये पिस्टन रखा हुआ है, मैं इसको नीचे की तरफ कंप्रेस कर दूं, अब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और तेज तेज दौड़ने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स और तेज तेज दौड़ने लगेंगे, उनकी रफ्तार बढ़ेगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दैट मीन्स वर्क इज ऑल्सो अ मोड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स आपको समझना होगा, तीनों में अच्छे से अंतर समझना होगा। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, इट विल ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यस, इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, तो ui क्या होगा? NFR Ti/2। फाइनल टेम्परेचर इज Tf, तो UF क्या होगा? NFR Tf/2। सो डेल्टा U क्या हो गया? NFR/2 इंटू डेल्टा T। यस, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती बच्चों कि आपने सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया है।
ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कौन सा प्रोसेस आपने अब अपनाया है, इस बात पर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना अच्छे से। इट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? While heat and work are just two modes to change the internal energy, to change the state of the system. Heat और work state variable नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ दो जरिया हैं, दो तरीके हैं। They are just two modes to change the internal energy, to change the state of the system. क्या वो पाथ पर डिपेंड करेंगे? हां, वो पाथ पर डिपेंड करेंगे। कैसे? सुनो जरा। मान लो मैं इस पिस्टन को फिक्स कर दूं, इस पिस्टन को क्या कर दूं? फिक्स। मान लो मुझे इसके टेम्परेचर को राइज करना है, 2 डिग्री राइज करना है। जब ये फिक्स नहीं था, जब ये मूवेबल था, तो कुछ हीट इसको दी गई। क्लियर है एकदम? जब इसको फिक्स कर दिया तो फिर कुछ हीट दी गई इसको। क्या करने के लिए? इस सिस्टम के टेम्परेचर को 2 डिग्री राइज करने के लिए। आपको क्या लगता है कौन से केस में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जब आप इसको हीट दे रहे थे तो साथ साथ साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेस हो रहे थे। इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा था और ये पिस्टन ऊपर भी मूव कर रहा था, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा क्यू की रिक्वायरमेंट होगी। और जब आपने इसको फिक्स कर दिया, अब पिस्टन ऊपर मूव नहीं करेगा। जितनी भी एनर्जी दोगे सारी की सारी कहां यूटिलाइज हो जाएगी? जस्ट टू चेंज द टेम्परेचर, जस्ट टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स heat and work are 2 modes to change the state of the system. Yes, they will depend on the process. Yes, they will depend on the path. That's why they are path variables. While delta U, इस चीज को समझो, while delta U is a state variable, it will not depending on the process. It will not depending on the path. It will only and only depend on the initial and final state of the system. आपने एक सिस्टम की इनिशियल, आपने एक सिस्टम की फाइनल स्टेट उसकी इनिशियल स्टेट से कैसे अचीव करी है, इट डजंट गिव, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। डेल्टा यू को उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना बताओ इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, और मैं बता दूंगा डेल्टा यू क्या था, NFR T, NFR डेल्टा T बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। Q and W, heat and work, are 2 modes to change the state of the system. They are not state variables. They are path dependent. They are process dependent. While delta U changes the internal energy, is a state variable. It will not going to depend on the process. It will not going to depend on the path. It will only and only depend on the initial and the final state of the system. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और इन्हीं तीनों पैरामीटर को जो रिलेट करता है उसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक आप जान चुके होंगे। मान लो 10 जूल मैंने इसको एनर्जी दी, डेल्टा क्यू। 8 जूल एनर्जी खर्च हो गई टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। 2 जूल खर्च हो गई टू डू सम वर्क, डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या रिलेशन बनेगा? कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन डिफरेंशियल फॉर्म आई कैन राइट dq will be equals to du plus dw, and that's the first law of thermodynamics. ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? ये किस बात पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से अगर मैं डेल्टा यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये देखिए दोनों के दोनों पाथ डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस बहुत जबरदस्त चीज है। डेल्टा यू ये प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर आप कैसे ले गए उससे उसे कोई लेना देना नहीं है।
क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या आपको ये सारी बातें समझ आती हैं? क्या जो जो मैंने पॉइंट बोले इनके बारे में वो आपको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट कंसेप्ट एकदम क्लियर। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, और हम डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने देखिए एक झटके में सीख लिया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इससे जुड़ी तमाम तरीके की बेसिक बातें, इवन हर पैरामीटर को डिटेल में, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तभी आप इसकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योरली न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे शानदार न्यूमेरिकल, लेकिन तब होंगे वो जब आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसके बेसिक पैरामीटर अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, बात हो गई डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की। डेल्टा क्यू इज अ हीट सप्लाई, डेल्टा यू इज अ चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस। क्लियर है? ओके। चलो बच्चों, अब डेल्टा क्यू पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों साइन कन्वेंशन की, तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं ना बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव साइन, अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिंपली पॉजिटिव साइन, और अगर आप सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो दैट मींस नेगेटिव साइन। अगर आप सिस्टम में से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव कब लगेगा डेल्टा क्यू के साथ? जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, और अगर सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो। अब वो न्यूमेरिकल में थोड़ी ना बताएगा प्लस माइनस, वो क्वेश्चन में बोलेगा 10 जूल ऑफ एनर्जी इज एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब आपको सोचना है यहां पर माइनस लगाऊं या प्लस, क्या लगाओगे? माइनस। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों मैथमेटिकली, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमने Q को पढ़ रखा है आइदर चेंजिंग द टेम्परेचर mc डेल्टा टी और चेंजिंग द स्टेट ml। देखो यहाँ स्टेट तो चेंज नहीं हो रही बच्चों, गैसेस स्टेट है, मतलब इसका टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फंडा किसका लगेगा बच्चों? mc डेल्टा टी। अब यहाँ m की तो बात मैं नहीं करता बच्चों, यहाँ पर किसकी बात करता हूँ? मोलर साइज की। तो देखो यहाँ पर Q का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? Q का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा टी। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों, यहां हमें समझना होगा, दैट्स व्हाई NC डेल्टा टी, दैट्स व्हाई इसको और भी एक और नाम से जानते हैं, मोलर हीट के नाम से। और यहां पर ये स्पेसिफिक हीट नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट। कौन सी? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर है एकदम? कौन सी स्पेसिफिक हीट? मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यहां मास में ग्राम की जगह क्या आ जाता है? मोल्स। ठीक है बच्चों? अब सुनो, अच्छा एक बात सुनो आप, मान लो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पर मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं बीकर के थ्रू। अगर अगर मैं इस पिस्टन को फिक्स कर दूं और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कर रहा हूं तो कुछ एनर्जी होगी, और अगर मैं इस पिस्टन को फ्री कर दूं, मूव कर दूं, तो अगर मुझे इसके सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है तो क्या उतनी हीट चाहिए होगी? ज्यादा, कम, या क्या? ज्यादा। ठीक है ना? दैट मीन्स देखिए n सेम है, डेल्टा टी भी सेम है, दैट मीन्स जैसे ही प्रोसेस चेंज होता है क्या चीज चेंज हो जाती है? C। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप फिर से समझो। पहले इनिशियली क्या किया, मैंने इसको फ्री कर दिया, इसके टेम्परेचर को राइज करना है लेट्स से 1 डिग्री या 1 केल्विन, ये फिक्स हो गया, ये तो फिक्स है ही नंबर ऑफ मोल्स, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। ओके फाइन। जब मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब उतनी हीट चाहिए होगी या उससे कम या उससे ज्यादा? उससे कम, क्योंकि जितनी भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी? जस्ट टू चेंज द टेम्परेचर, वो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स हियर द स्पेसिफिक हीट इज आल्सो प्रोसेस डिपेंडेंट। Here the specific heat is also process dependent। और कितने प्रोसेस हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। कितने प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो यहां पर C की रेंज क्या होती है बच्चों? इनफाइनाइट, लिटरली इनफाइनाइट। लेकिन फिर भी दो स्पेसिफिक केसेस को हम पढ़ते हैं, जो कि है CP और CV। इसको समझो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर एकदम?
जब मैंने इसको फिक्स कर दिया तो क्या होगा, CV, फिक्स करने का मतलब है वॉल्यूम फिक्स कर दी मैंने, क्लियर एकदम। और जब मैं इसको फ्री कर रहा हूं तो क्या होगा, CP, क्यों, क्योंकि एवरी टाइम द प्रेशर इज सेम, थोड़ा सा ऊपर उठा, क्लियर एकदम, उठ करके रुक गया तो क्या होगा, वहां पर बैलेंस हो गया है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स के साथ बैलेंस हो गया ना, क्लियर एकदम। दैट मीन्स हम पढ़ रहे हैं दो CP और CV, लेकिन आपको समझना होगा इसकी रेंज क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, इसकी रेंज इनफाइनाइट हो सकती है, प्रोसेस इनफाइनाइट है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट, सारे कराऊंगा, लास्ट में एक जनरल प्रोसेस कर देंगे, मजा आ जाएगा, कैसा भी प्रोसेस हो सारी कैलकुलेशन होगी, मैं कह रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स में मजा दिला दूंगा आपको, क्लियर एकदम। अब CP और CV को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो अगर मैं CP को डिफाइन करूं, देखिए फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, अगर मैं CP को डिफाइन करूं तो क्या होगा, CP, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas by 1 degree at constant pressure, जैसे हमने वहां डिफाइन किया था। और CV को, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas by 1 Kelvin by 1 degree at constant volume, and they are known as molar specific heat, क्लियर एकदम। तो क्यों भी प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया, ये तो देखिए हो गया जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। यहां पर क्यू को क्या लिखूंगा मैं बच्चों, NCP डेल्टा T, यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, NCV डेल्टा T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों, क्या CV और CP एकदम क्लियर है आपको, क्या ये समझ में आ रहा है ना, क्या ये समझ में आ रहा है ना कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, प्योरली प्रोसेस डिपेंडेंट है, जैसे ही प्रोसेस चेंज करोगे स्पेसिफिक हीट विल चेंज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या प्लस माइनस का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये तो बात हो गई बच्चों डिटेल में हीट के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों डेल्टा यू, सिंपल है बच्चों डेल्टा यू। तो मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, PI, VI और TI, ठीक। ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है बच्चों, ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है, PF, VF और TF, क्लियर है बच्चों। अच्छा, n नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये जिस रास्ते से हम जाते हैं इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या चीज डिपेंड नहीं करती, यू, क्यों, क्योंकि यहां पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, NFR TI/2, यहां पर फाइनल क्या होगी बच्चों, NFR TF/2। और अगर कोई पूछ ले डेल्टा यू बच्चों तो क्या होगा, NFR TF minus TI/2, that means NFR delta T/2, that's the expression of change in the internal energy। अब देखिए डेल्टा यू कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा यू कैन बी नेगेटिव एंड डेल्टा यू कैन बी जीरो। ये प्योरली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, देखिए n तो एक कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव, f भी एक कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव, r भी एक कांस्टेंट नंबर है, t2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब सारा खेल डेल्टा t का है। अगर डेल्टा u पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा t क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब TF इज ग्रेटर देन TI, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और बच्चों नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा T क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, दैट मींस TF इज लेस देन TI, दैट मींस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, डिक्रीजिंग। और जीरो कब होगा बच्चों, जब डेल्टा T क्या होगा, जीरो, दैट मींस TF बराबर TI, दैट मींस टेम्परेचर इज बच्चों कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, क्या कंसेप्ट एकदम समझ में आ रहा है। और डेल्टा यू तो इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, आपने कौन सा प्रोसेस अपनाया है, इट इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज दैट स्टेट वेरिएबल विच इज ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट विल नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्रोसेस, क्लियर एकदम। और हर एक प्रोसेस की क्या होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब रिलेशन बिटवीन P, V एंड T,
जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते के थ्रू क्या इक्वेशन बन रही है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू और डेल्टा यू के बारे में हमने बात कर ली डिटेल में। अब एक और लास्ट पैरामीटर रह गया है बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय द गैस। समझिए, मान लो एक सिस्टम है बच्चों, ये एक मूवेबल पिस्टन है। क्लियर एकदम? किसी भी एक इंस्टेंट पर इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लेट्स से पीवीटी। ठीक, मान लो मैं इसको हीट सप्लाई करूं, तो क्या होगा, क्योंकि ये फ्री है पिस्टन, ये फ्री है, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ ये आगे भी मूव करेगा। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और भी तेजी से ये कोलाइड होंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि ये फिक्स है, इनका कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्री है। तो क्या होगा, जो प्रेशर गैस अप्लाई कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल, जो प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ खिसकाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए कुछ हम पैरामीटर लेट से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का वो क्या है, ए। लेट से दिस लेंथ इज इनिशियली एल। ठीक, मान लो मैंने इसको स्लाइटली, गैस मॉलिक्यूल्स ने इसको लेट से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? इसको मान लीजिए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट गैस मॉलिक्यूल ने कर दिया है। ठीक, ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया, लेट से dx। कितना डिस्प्लेस हुआ है? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट dx। आप समझिए, जब इसने इसको स्लाइट डिस्प्लेस किया, क्या ये इतना बड़ा है जितना मैंने दिखाया है? ये इतना बड़ा नहीं है, ये जस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है। तो इसको स्लाइट डिस्प्लेस करने में कुछ वर्क तो करना होगा ना, कुछ वर्क तो किया होगा ना। किसने किया होगा? मैंने। अब मैंने थोड़ी ना किया, गैस मॉलिक्यूल्स ने किया। दिख नहीं रहा? गैस मॉलिक्यूल्स को धक्का लगा रहे हैं। तो स्लाइट वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या आएगा बच्चों? वो क्या आएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इनटू dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया? यस, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, प्रेशर बाय गैस इंटू ADX। अब बच्चों यही समझने की बात है, व्हाट डू यू मीन बाय ADX? ये ADX क्या है? व्हाट इज ADX? सुनिए, इसकी इनिशियल वॉल्यूम क्या थी बच्चों, जब तक सरकाया नहीं था? इसकी इनिशियल वॉल्यूम क्या थी? A इंटू एल। इसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हुई बच्चों? इसकी फाइनल वॉल्यूम A इंटू एल प्लस DX। तो बच्चों अगर मैं इसको VF माइनस VI करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? A इंटू और DX, और ये क्या होगा बच्चों? चेंज इन द वॉल्यूम। तो समझना ये क्या है बच्चों? ये क्या है? चेंज इन द वॉल्यूम। समझना, दिस इज द चेंज इन द वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज चेंज इन द वॉल्यूम। So what is the general expression of work done by gas? It is P by gas into dV। कंप्लीट निकालने के लिए, मान लो यहां से और यहां तक ये हुआ, तो कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। सो वर्क डन बाय गैस क्या आ गया बच्चों? इंटीग्रेशन P dx P dV। सॉरी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। अब एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो बच्चों, ठीक? तो क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? अरे हाँ, अब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हो तो वर्क डन निकालोगे PdV। अब मुझे क्या पता हाउ प्रेशर इज वेरिंग विद वॉल्यूम? There are infinite ways, so there are infinite integrations, so there are infinite calculations, there are infinite answer. That means yes, work done is also path dependent. Clear है? If अगर मैं बोल दूं if प्रेशर इज कांस्टेंट, मान लो कोई एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट, सो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो डीवी का इंटीग्रेशन सिंपली डेल्टा वी। सो वर्क डन बाय गैस सिंपली कितना हो जाएगा बच्चों? P इंटू डेल्टा वी। इसको याद मत कर लेना, बच्चे इसको रख लेते हैं, बुकों में भी लिखा रहता है। ये एक स्पेशल केस है यार, ये एक स्पेशल केस है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। मान लो प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, मान लो P इज इक्वल टू V स्क्वायर। प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो भी यही आएगा क्या? ये थोड़ी आएगा यार, इंटीग्रेशन करो प्रॉपर। P की जगह लिखो V स्क्वायर इंटू dV, इंटीग्रेशन लिखो और लिमिट्स लगाओ वॉल्यूम की।
मान लो p इज इक्वल टू v की पावर 3/4, तो लिखो यहाँ पे p इज इक्वल टू v की पावर 3/4 dv और इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाओ वॉल्यूम की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर रास्ते में अलग अलग वर्क डन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये जस्ट एक स्पेशल केस है यार, p इंटू डेल्टा v, कुछ समझने के लिए। अब देखो वर्क डन बाय गैस ये भी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे पॉजिटिव कब होगा बच्चों? डेल्टा वी क्या है? ये डेल्टा वी क्या है बच्चों? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पॉजिटिव कब होगा बच्चों? पॉजिटिव कब होगा? जल्दी जल्दी सोचो, पॉजिटिव कब होगा? जब डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल। क्लियर है एकदम? दैट मींस क्या हो रहा है? v फाइनल अगर बढ़ रही है तो सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है या कंप्रेस? कॉमन सेंस, एक्सपेंड, सिस्टम विल एक्सपेंड। क्लियर है एकदम? सो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? अबे जब एक्सपेंड होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो होगा ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेगेटिव मतलब बच्चों, नेगेटिव मतलब बच्चों डेल्टा v इज नेगेटिव, दैट मींस v फाइनल इज लेस देन v इनिशियल, दैट मींस कंप्रेशन बच्चों, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस कब होगा? जब इस पर वर्क किया जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जीरो कब होगा बच्चों? जब डेल्टा v जीरो होगा, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट्स द जनरल केस। और ये चीजें समझने के लिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और भी वर्क डन को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? देखिए वर्क डन क्या आ गया, सिंपली वर्क डन क्या आ गया? P इंटू डेल्टा वी। अगर मान लो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, कोई भी ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम का, सो उसके अंडर का एरिया आपको क्या देगा बच्चों? वर्क डन। That means work done is also given by area under PV graph. Area under pressure volume graph will give what? Work done by the system. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो पा रहे हैं? क्लियर है एकदम? तो हमने सारी बातें कर ली डेल्टा क्यू की, डेल्टा यू की और वर्क डन की। कब ये पॉजिटिव, कब ये नेगेटिव, कब ये जीरो, सारी डिटेल में हमने एनालिसिस को कर लिया है। इवन हम ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं। कैसे? मैं इसको रब कर रहा हूँ। लेट से बच्चों मान लो दो तरीके के ग्राफ गिवन है। एक ग्राफ है लेट से बच्चों इस तरीके से पीवी ग्राफ लाइक दिस, और एक ग्राफ गिवन है बच्चों इस तरीके से पीवी ग्राफ लाइक दिस। देखिए मैग्नीट्यूड अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे लगभग दोनों के सेम ही आने वाले हैं, लेकिन अगर आप एरो देखोगे इसमें क्या कह रहा है? देखिए ये ऐसे चला ना, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। ये ऐसे चला ना, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। जब ये इनिशियल से फाइनल पे गया तो वॉल्यूम बढ़ी या घटी? बढ़ी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो वॉल्यूम घटी या बढ़ी? घटी। दैट मीन्स वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए सो इस लेक्चर को हम यहीं पर ही रोकते हैं। सारे बेसिक पॉइंट हमने क्लियर कर लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत अच्छी चीज़ों को हम रिलेट करेंगे, को हम सीखेंगे, और उसके बाद बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। लेकिन कब? जब ये बेसिक्स सारे आपके क्लियर होंगे। बिना बेसिक्स के प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये बात तय है। क्लियर एकदम? थैंक यू फॉर